वह अब सबसे पहले बांकीपुर पर बात कर लेते हैं। बांकीपुर को लेकर एग्जिट पोल पहले ही इशारा कर रहे थे कि प्रशांत किशोर एक बड़ी जीत की तरफ बढ़ सकते हैं, कांटे की टक्कर देते नजर आएंगे बीजेपी प्रत्याशी सिन्हा को। और अगर मैं अभी इलेक्शन कमीशन की साइड देख के बताऊं तो 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। कैसे देख पा रहे हैं इस रिजल्ट को? क्या बहुत ज्यादा ये कोई शॉक करने वाली खबर है, या फिर एग्जिट पोल और जैसा माहौल बांकीपुर में नजर आ रहा था नतीजे उसके ही इर्द गिर्द है? देखिए, बीजेपी के लिए तो ये बहुत परेशान करने वाली खबर है। नतीजे उसके लिए परेशान करने वाले हैं। बांकीपुर नितिन नवीन की सीट थी। 1995 से लगातार ये सीट बीजेपी जीतती आ रही थी। नितिन नवीन के मेरे पिताजी यहाँ से विधायक रहे। खुद नितिन नवीन 5 बार यहाँ से विधायक चुने गए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1995 से लेकर 2025 के चुनाव तक हर चुनाव में बीजेपी को बांकीपुर में 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। उसके जीत का अंतर कभी कम नहीं रहा। लेकिन जी। इस चुनाव में जो 6 महीने बाद ही उपचुनाव जो हो रहा है, उसमें बीजेपी दूसरे स्थान पर दिख रही है। करीब उसको 34 से 35% वोट मिलते हुए ही दिख रहे हैं। प्रशांत किशोर ने बीजेपी को हर बूथ पर कड़ी टक्कर दी है और बीजेपी से उसका गढ़ एक तरह से छीन लिया। आप सभी बड़े नाम गिना लीजिए जो बांकीपुर में बीजेपी के रहते हैं, जिनका अपना वहां पर घर है, जिनका स्थानीय बूथ है। नितिन नवीन खुद, नीरज कुमार सिन्हा जो उम्मीदवार हैं वो, राम कृपाल यादव, रविशंकर प्रसाद, सबके बूथ पर बीजेपी या तो पिछड़ रही है या हार चुकी है। यानी ये बिल्कुल। सभी बड़े नेता जो मीडिया में बड़ा नाम है, कई बार विधायक सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, वो अपने बूथ पर अपनी पार्टी को नहीं जिता पा रहे। तो आप समझ सकते हैं कितनी बारीकी से, महीनता से इस चुनाव को प्रशांत किशोर ने लड़ा है, मेहनत से लड़ा है। 2025 में ठीक 6-7 महीने पहले जब बिहार में चुनाव हुआ था, इसी बांकीपुर सीट पर जनसुराज पार्टी को सिर्फ 7,000 वोट मिले थे। सिर्फ 7,000 वोट। 6-7 महीने में ही ऐसा क्या बदल गया, या पहले पिछले 1-1.5 महीने में ही पीके ने ऐसी क्या बिसात बिछा दी कि आज पीके 50,000 से ज्यादा वोट हासिल करते हुए दिख रहे हैं। सभी तिलिस्म टूट गए, सभी समीकरण धाराशायी हो गए। अपर कास्ट जो बीजेपी का एक पक्ष लामबंद होने वाला वोट बैंक माना जाता था, वो छिटक गया। ब्राह्मणों की एक बड़ी संख्या प्रशांत किशोर के साथ गई है। शहरी मतदाता, बांकीपुर शहरी सीट है, वहां के मतदाता जो हमेशा से ही बीजेपी को वोट करते आए हैं, शुरू से ही ले लीजिए आप, जनसंघ के जमाने से या 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी बनती है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती थी। शहरी मतदाता ही बीजेपी के शुरुआती वोटर रहे हैं। वही शहरी मतदाता अगर बांकीपुर में बीजेपी से छिटक रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक हो रही है। इस नतीजे का अगर मुझे आकलन करना होगा, या जो बिहार के सियासी जानकार है पटना में बैठकर आकलन करेंगे आने वाले दिनों में, वो सबसे ज्यादा चर्चा करने वाले हैं कि अब बिहार की राजनीति में बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। आप समीकरणों के आधार पर, आप जातीय गोलबंदी करके अब आप चुनाव आसानी से नहीं जीत सकते हैं। कि आपके पास अपर कास्ट का वोट है, आपके पास कायस्थ मतदाताओं को आप साथ में ले रहे हैं, महिला आपके साथ आ जा रही है, तो आपका एक अच्छा खासा वोट बैंक बन जा रहा है, आप आसानी से सीट निकाल ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं। अब बात होगी विकास की, अब बात होगी उम्मीदवार की। पीके ने करके दिखाया है। ये चुनाव इसी मुद्दे पर उन्होंने लड़ा। उन्होंने बांकीपुर की हर गली, हर नाले की फोटो सोशल मीडिया पर डाली, लोगों से पूछा कि 20 साल से बीजेपी का विधायक यहाँ पर है, 25 साल से, उसने क्या किया है, यहाँ की सड़कें ठीक क्यों नहीं है। आपने वीडियोस देखे होंगे, सोशल मीडिया पर वीडियो तमाम ऐसे तैर रहे थे। 1.5 करोड़ में बनने वाला स्कूल का कमरा, इतना खस्ता हाल था उसका, भ्रष्टाचार चरम पर था। तो अब लोग पूछेंगे कि बहुत हो गई बंधुआ वोट देने वाली परंपरा, कि हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी को ही देते रहेंगे। जी नहीं, अब लोग सवाल पूछना भी शुरू कर रहे हैं, और उसी का नतीजा हमें आज बांकीपुर में दिखाई पड़ रहा है। तमाम ऐसे वीडियो मैंने देखे, मैं बांकीपुर नहीं गया, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा जो बोल रहे हैं कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरे घर में सभी लोग बीजेपी को वोट देते आए हैं, लेकिन इस बार हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि इतने दिनों तक देने से कोई फायदा हो नहीं रहा था। एक जो बड़ी बात और निकलकर सामने आई है, वो है राजनीतिक अहंकार की, वो है एक घमंड की। बीजेपी को ऐसा लगता था, रविशंकर प्रसाद का बयान भी था कि बांकीपुर हमारी ऐसी सीट है कि हम कुत्ते बिल्ली को भी टिकट दे देंगे, उसके भी गले में बीजेपी का पट्टा पहना देंगे तो वो जीत जाएगा।
उस घमंड को भी तोड़ने का काम वहां के मतदाता कर रहे हैं। नतीजों से तो यही दिख रहा है। देखिए, बांकीपुर बिहार में बीजेपी के लिए समझ लीजिए जैसे देश में गुजरात है, जहां बीजेपी की हार की कल्पना भी नहीं की जा सकती, वैसे ही बांकीपुर बिहार में बांकीपुर सीट थी। 2015 में महागठबंधन की लहर थी, पीके ही महागठबंधन के लिए सारी रणनीति बना रहे थे। जब नीतीश लालू साथ में आ गए थे, कांग्रेस का भी गठबंधन था, उस लहर में भी बांकीपुर की सीट नितिन नवीन ने निकाल दी थी। लेकिन अभी 6 महीने पहले भी नितिन नवीन यहां 50,000 वोट से जीत चुके हैं, लेकिन 6 महीने बाद ये सारे समीकरण ध्वस्त हो गए। बीजेपी यहां पर हारती हुई दिख रही है। तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा ही आत्ममंथन करने की जरूरत है कि अब आप हल्के में नहीं ले सकते, वोटर्स को हल्के में नहीं ले सकते। बीजेपी के कोर वोट बैंक को भी, जो बीजेपी के परंपरागत वोट बैंक वोटर रहे हैं, वो भी अब सवाल पूछते हैं। उनको भी अब बंधुआगिरी नहीं चाहिए, उनको भी विकास चाहिए, उनको भी एक अच्छा साफ छवि वाला एक शिक्षित उम्मीदवार चाहिए, जो कि उन्हें पीके के रूप में दिखा है और उन्होंने पीके को वोट दे दिया। बिल्कुल वैभव, जैसा कि आपने बताया भी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए साख की लड़ाई बेशक थी, लेकिन कभी भी इस सीट को उतनी मजबूती से लड़ा ही नहीं गया। तमाम ऐसे बयान आने शुरू हो गए हैं। कुछ देर में हम आपको प्रशांत किशोर की पत्नी ने क्या कहा है इस जीत को देखते हुए वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले अपडेट दे दें। अपडेट चुनाव 3 राज्यों के उपचुनाव, जिसमें बांकीपुर प्रशांत किशोर अभी भी आगे चल रहे हैं। 31 में से 26 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। प्रशांत किशोर 15,864 वोटों से आगे है, यानी कि इतना बड़ा मार्जिन कि आप आसानी से इस सीट को जीत सकते हैं। नीरज कुमार की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। 37,702 वोटों के बाद दूसरे स्थान पर है आरजेडी की रेखा कुमारी। इस बार भी जीत तक नहीं पहुंच पाई और ये 11,933 वोट और 41,000 से ज्यादा वोटों के बाद हारती सी नजर आ रही हैं। अगर हम नजर डालें मंजालपुर पे, तो गुजरात की ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली है। वापस यहां पर दबदबा कायम रहा है। 55,000 से ज्यादा वोट मिले सत्येंद्र भाई पटेल को और आप कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहां पर हार होती नजर आ रही है। लेकिन दतिया ने एक बार फिर चौंकाया है और दतिया से जो खबर है वो भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर जैसा दर्द देने वाली है। घनश्याम सिंह यहां पर 12,607 वोटों से आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को 45,000 वोट मिले, लेकिन ये भी 12,000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ते नजर आ रहे हैं। आजाद समाज पार्टी और तमाम पार्टियां इसके पीछे आपको नजर आएगी। वैभव, दतिया के बारे में भी आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे। एक ऐसी सीट, नरोत्तम मिश्रा को लेकर तमाम विवाद रहा, खबरें रही, बयानबाजियों का दौर तेज रहा कि नरोत्तम मिश्रा को हटाकर अगर यहां पर कोई बड़ी गलती हो सकती थी तो वो भारतीय जनता पार्टी ने करती हुई नजर आई और उसी का परिणाम ये 12,000 से ज्यादा वोटों से पिछड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी नजर आ रहे हैं। दतिया को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, दतिया का भी जातीय समीकरण की अगर बात करें तो वहां भी समर्थ मतदाताओं की संख्या ठीक ठाक है, इसीलिए बीजेपी वहां पर लगातार जीतती आ रही थी। लेकिन 2023 में बीजेपी को यहां से हार मिली थी, जब नरोत्तम मिश्रा अपना खुद चुनाव हार गए थे। उस चुनाव में नरोत्तम मिश्रा सिर्फ 7,000 वोटों से चुनाव हारे थे। तब हार का अंतर इतना बड़ा नहीं था, लेकिन इस वाले उपचुनाव में हार का अंतर बड़ा दिख रहा है। उसकी बहुत सारी वजहें बीजेपी के उम्मीदवार चयन को लेकर भी है, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगता था इस उपचुनाव के दौरान, जो गलती बांकीपुर में हुई थी, नीरज कुमार सिन्हा को कोई नहीं जानता था, इतने बड़े कद के वो नेता नहीं थे, उनको उम्मीदवार बनाया गया, न वो ढंग से बोल पा रहे थे 2 शब्द, ना वो विकास की बातों को रख पा रहे थे कि उनकी पार्टी ने 20-25 सालों में क्या किया है। वो सिर्फ व सिर्फ मौन रहते थे, ऊपर से जो आदेश आता था वही बोलते थे, जहां कहा जाता था इस गली में जाकर आप वोट मांगो वहीं चले जाते थे, उनका कोई रोल नहीं। ठीक यही काम किया गया था दतिया में। आशुतोष तिवारी संघर्ष से जुड़े रहे हैं, संगठन के नेता रहे हैं, लेकिन टिकट किसका काटा गया? टिकट काटा गया नरोत्तम मिश्रा का। आपको याद होगा जब टिकट की घोषणा हुई थी, नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला था, तब पूरे दतिया से कैसी तस्वीरें आई थी पूरे देश ने देखा था। बगावत हुई थी, जिला अध्यक्ष से लेकर मंडल अध्यक्ष तक कई सारे बूथ अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दे दिया था। बहुत बड़ी बगावत हुई थी, एक हाईवे तक को भी जाम कर दिया गया था, जगह जगह से आगजनी पत्थरबाजी की खबरें आ रही थी। वहां पर दतिया में नरोत्तम मिश्रा का अपना एक जनाधार है, अपना एक वोट है, अपना समर्थकों का एक बड़ा वर्ग है। वो गुट इस चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं गया है। नतीजों से तो यही दिख रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने भले ही चुनाव प्रचार में कहा था, रोते हुए, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था कि मैं हर घर में जाकर शीश नवाऊंगा और आशुतोष को जिताऊंगा,
भले ही मन से कह दिया था, लेकिन असल में उनके समर्थक बिल्कुल भी घर से नहीं निकले। उनके जो बेटे हैं, जो दतिया और मध्य प्रदेश में जाने पहचाने नाम हैं, वो खुद एक बार दिखे हैं पूरे चुनाव के दौरान, वो भी तब जब वोटिंग हो रही थी, वोट डालने गए, वोट डालकर चले आए, कभी चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकले। वोट किसको डाला भगवान जाने, लेकिन नरोत्तम मिश्रा को नाराज करना, उनके समर्थकों को नाराज करना, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को दतिया में भारी पड़ रहा है। ये सिर्फ एक वजह है, सबसे बड़ी वजह भी नहीं। ठीक है बाबा, फिर समझेंगे आपसे दतिया के बारे में, लेकिन उससे ठीक पहले जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की पत्नी डॉक्टर जानवी दास इस जीत को देखते हुए क्या बता रही है, बिहार की जनता से क्या कहना चाहती है, क्या कह रही है, वो सुन लेते हैं। मैं पूरा बांकीपुर के जनता और बिहार के सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। प्रशांत जी ने कहा था कि सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं, तो ये सब पॉलिटिकल बात उन्हीं से पूछ लीजिए। कैसा लग रहा है मैम, प्रशांत जी का पहले ही चुनाव? ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पर बिहार की जनता को धन्यवाद देती हुई प्रशांत किशोर की पत्नी जानवी दास थी। इनका साफ कहना है कि बिहार की जनता ने मौका दिया है और धन्यवाद के काबिल है ये देवतुल्य जनता। मैं बहुत खुश हूं जिस तरह से नतीजे आ रहे हैं। एक बार फिर आपको अपडेट दे दें, प्रशांत किशोर एक भारी बढ़त बनाए नजर आ रहे हैं। बांकीपुर की सीट से लीड में चल रहे हैं, 15,000 से ज्यादा, 15,864 वोटों से अब आगे चल रहे हैं, यानी कि ये मार्जिन अब 16,000 तक पहुंचता नजर आ रहा है। और नीरज कुमार अभी भी पिछड़ते नजर आ रहे हैं, रेखा कुमारी काफी पीछे हैं। और अगर हम दतिया पे नजर डालें, जो कि हम बात भी कर रहे थे वैभव से, वैभव आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा, लेकिन उसके साथ ही हम समझना भी चाहेंगे, आपसे कुछ सवाल भी हैं दर्शकों के, कि क्या बीजेपी का संगठन उम्मीदवार की कमी पूरी नहीं कर पाया? क्या कांग्रेस में कांग्रेस की जमीनी पकड़ यहां पर काम कर गई और वो अब रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि मोदी शाह की भाजपा ने पिछले कई वर्षों में कई सारे प्रयोग किए हैं। इस बीजेपी को लगता है कि हमने संगठन अपना बहुत मजबूत कर लिया है, बूथ स्तर पर हमारे पास पर्याप्त संख्या में कार्यकर्ता हैं। इसी वजह से इस वाली बीजेपी को लगता है कि हम किसी भी उम्मीदवार को टिकट दे देंगे, हम उसे जिता ले जाएंगे। वो घर पर बैठा रहेगा तब भी हम उसे जिता ले जाएंगे। हमारे पास इतना सांगठनिक कौशल है, इतनी सांगठनिक हमारे पास क्षमता और ताकत है। वो इस चुनाव में, उपचुनाव में सब धता साबित हो रही है एक तरीके से। देखिए, उपचुनाव जो होता है वो सत्ता का चुनाव माना जाता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों से लगातार सत्ता में है। 1-1.5 साल के कमलनाथ के कार्यकाल को छोड़ लें तो शिवराज सिंह चौहान लगातार मुख्यमंत्री रहे, अब मोहन यादव। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 2023 में चुनाव लड़ा गया था शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर। उनकी लाडली बहनी योजना ने काफी कमाल दिखाया था, बीजेपी को बंपर बहुमत मिला था। चर्चा थी शिवराज सिंह चौहान को फिर से मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, खूब मेहनत की थी उन्होंने, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। उनकी जगह पर मोहन यादव को लाकर मुख्यमंत्री बना दिया गया, जो उस वक्त किसी के भी सोच से परे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। अचानक उनके नाम की घोषणा होती है, मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में हर कोई हैरान हो जाता है, लेकिन वो सीएम बन जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान को आप लाकर बिठा देते हो दिल्ली में, कृषि मंत्री उनको बना दिया जाता है। बीजेपी को लगा कि हम ऐसे फैसले करने के आदी हो चुके हैं, क्या फर्क पड़ा मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान की जगह अगर मोहन यादव सीएम बन गए तो उससे बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, बीजेपी ने 29 की 29 लोकसभा सीटें जीत ली, छिंदवाड़ा में कमलनाथ को हरा दिया। तो बीजेपी को ऐसा लगा कि ऐसा हम उपचुनाव में भी कर सकते हैं, लेकिन उपचुनाव में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। उम्मीदवार को दरकिनार करेंगे आप, बड़े चेहरों को हटाने की कोशिश करेंगे आप, 1-2 बार आपको सफलता या असफलता नहीं मिलेगी, लेकिन कभी ना कभी तो आपको चोट पहुंचेगी ही। यही काम नरोत्तम मिश्रा ने दिखा दिया है कि बड़े स्तर पर, पूरे राज्य के स्तर पर मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन दतिया में मेरे जो कुछ हजार समर्थक हैं वो अगर घर बैठ जाएंगे तो आपकी सीट दतिया में नहीं निकल पाएगी, जो कि नहीं निकलती हुई दिख रही है। हम कांग्रेस की बात कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने बहुत मेहनत की है। कांग्रेस पार्टी में पिछले कई दशकों में कमलनाथ की तूती बोला करती थी, वही सब कुछ तय करते आए थे। धन बल है उनके पास, गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। एक उनका गुट है, एक दिग्विजय सिंह का गुट है, एक गुट हुआ करता था ज्योतिरादित्य सिंधिया का, जो बाद में भाजपा में। तो 2 गुट अभी बचे हुए हैं, दोनों ने राज्य को अपने हिसाब से बांट लिया है। दिग्गी राजा दिग्विजय सिंह राजघराने से आते हैं, उनका अलग राज्य का हिस्सा है, जहां वही तय करते हैं कौन उम्मीदवार बनेगा कौन नहीं, कैसे संगठन चलेगा, संगठन में पद किसको मिलेगा, जिलाध्यक्ष कौन बनेगा, ब्लॉक अध्यक्ष कौन बनेगा, सब डिसाइड करते हैं। कमलनाथ ने अपना इलाका बांट रखा था, लेकिन क्या हुआ 2023 वाले चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी में खासकर राहुल गांधी ने फैसला लिया कि सारे पुराने नेताओं को हम किनारे करने जा रहे हैं
बहुत चल गई जी। हम नए लोगों को लाएंगे। जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। जीतू पटवारी ने नए लोगों को जोड़ा, संगठन में नई जान फूंकी। आपने देखा होगा जीतू पटवारी ने दिन रात एक कर दिया था दतिया में, सभी लोगों से जाकर मिल रहे थे, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं कर रहे थे। आप सोचिए पीसीसी का प्रमुख एक जगह पर बैठा है गांव में, मुश्किल से 30-40 लोग उसके सामने बैठे हुए हैं और वो उन्हें संबोधित कर रहा है। तो जीतू पटवारी की मेहनत संगठन में फूंकी गई और पुराने नेताओं को किनारे करना, सब कुछ मिलजुल कर एक ऐसा समीकरण बना कि दतिया में कांग्रेस पार्टी लगातार दूसरी बार जीतती जा रही है। 2023 में भी जीती थी, 2026 के उपचुनाव में भी वो जीत रही है और इस उपचुनाव की जीत का असर 2028 के आखिरी में जब विधानसभा का चुनाव होगा तब भी दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वैभव, फिर लौटेंगे आपके पास बांकीपुर पर और बात करेंगे स्क्रीन पर, लेकिन वो जश्न की तस्वीरें अभी हम देखना चाहेंगे और तमाम वो समर्थक प्रशांत किशोर के जिन्होंने इंतजार किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में ये जश्न वाला मंजर तो नहीं आ पाया, लेकिन प्रशांत किशोर ने नितिन नबीन की उस गढ़ से, उस सीट से ये जीत दर्ज कर लगभग सा तय कर दिया है कि कैसे आप संगठन बनाम चेहरे की लड़ाई में चेहरे की जीत भी होती नजर आती है। प्रशांत किशोर आपके स्क्रीन पर है, जश्न का माहौल है, जनसुराज पार्टी की नारेबाजी है, गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और साबित सा कर दिया गया कि 30 साल का एक कह सकते हैं एक छत्र राज अब खत्म सा होता नजर आ रहा है। बिहार में प्रशांत किशोर की ऑफिशियल एंट्री आपको बिहार विधानसभा में अभी नजर आने वाले हैं। थोड़ी देर पहले ही प्रशांत किशोर की पत्नी ने भी बिहार की जनता का धन्यवाद दिया, जश्न में खुद शामिल हुई थी और ये काबिल तारीफ जश्न बनती भी है। वैभव आपके पास फिर लौटना चाहेंगे बांकीपुर को लेकर, जैसा कि मैंने कहा भी, क्या ये संगठन बनाम चेहरे की लड़ाई थी? कई बार चेहरा भारी पड़ता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जिस तरह की गलती प्रशांत किशोर ने की थी कि प्रत्याशी उतारे थे, खुद चुनावी मैदान में नहीं आए थे, क्या इस बार वो गलती सुधारी और उसका नतीजा परिणामों में नजर आ रहा है? देखिए, पीके का चुनाव ना लड़ना 2025 के चुनाव में बहुत सारे लोगों को अखरा था। ये लोगों ने कहा था आपको लड़ना चाहिए था, भले ही आप हार जाते लेकिन मैसेज जाता कि आप लड़ने से हारने से डरते नहीं। आपने खुद कहा है कि आप बिहार को 10 साल देने वाले हैं, चाहे आपको हार मिले जीत मिले, 10 साल बिहार को देकर ही जाएंगे। तो आप लड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं लड़े। वो उनकी अपनी सोच रही होगी उस वक्त, उनको लगा होगा कि उनको एक मैसेज देना है। अगर वो खुद लड़ेंगे तो उनकी सीट पर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, सारे लोग उनकी सीट पर मेहनत करने लगेंगे तो पूरे राज्य पर इसका असर पड़ेगा। खैर जो भी हुआ, लेकिन पीके ने अपनी गलतियों से सीखा है। प्रशांत किशोर ने अगर कहा था कि वो 10 साल बिहार में रहेंगे तो वो रुके रहे, डटे रहे, टिके रहे। 2025 का विधानसभा चुनाव का परिणाम आता है तो पीके बिहार छोड़कर दिल्ली में आकर नहीं बैठ गए, अपने पुराने काम पर नहीं लौट गए, जैसा कि अन्य विपक्षी दलों में होता है। तेजस्वी यादव के साथ क्या हुआ? खूब मेहनत की चुनाव के दौरान, चुनाव जैसे खत्म हुआ नतीजा पक्ष में नहीं आया, परिवार में बगावत हो गई, रोहिणी आचार्य के साथ अलग घटना होने लगी, ये अपना अलग राग अलापने लगे, कभी दिल्ली में रहते हैं, कभी विदेश चले जाते हैं। तो तेजस्वी यादव वैसी मेहनत नहीं कर पाए, तो जो जगह खाली थी, देखिए बिहार में पिछले 20 सालों में विपक्ष का एक खालीपन था। एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी को पसंद नहीं करता, जो नहीं चाहता कि बीजेपी सत्ता में रहे, लेकिन वो लालू राज को भी पसंद नहीं करता है। उसने 1990 के दशक का वो दौर भी देखा है जब अपहरण, छिनैती, हत्या ये सब बहुत आम हुआ करती थी, तो वो लालू राज को भी नहीं चाहता है। वो विकल्प की तलाश में था, उसे विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में नजर भी आया था, लेकिन 2025 में वो हिचक रहा था, डर रहा था कि कहीं अगर इनको वोट दे दिया तो मेरा वोट ना खराब हो जाए, कहीं ये बीजेपी को रोक पाने में ना सफल हो पाए। लेकिन अब जब उपचुनाव की बारी आई तो उपचुनाव में ऐसा लगा कि एक सीट की बात है, अभी कुछ बदलने वाला तो है नहीं। अगर बीजेपी हार भी जाएगी तो उसकी सरकार तो जाने वाली नहीं, बहुमत उसके पास पर्याप्त है। आरजेडी जीत भी जाएगी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेजस्वी यादव ऐसा तो है नहीं कि जमीन पर उतरकर छोटे छोटे मुद्दों को उठाने लगेंगे। तो इस बार ये हिचक खत्म हुई, ये डर गया, तो लोगों ने कहा कि चलिए पीके के साथ चलते हैं। देखिए सबका वोट टूटा है, हर पार्टी का वोट बैंक में सेंध लगाई है पीके ने। मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में पीके के साथ गए हैं, आरजेडी का साथ छोड़ा है। अपर कास्ट शहरी वोटर मैं बता चुका हूं, बीजेपी का साथ छोड़ा है। जेडीयू के साथ जो महिलाएं जाती थी, जो नीतीश कुमार की वजह से महिला वोट बैंक एक तैयार हुआ था जेडीयू का, वो महिलाएं भी खुलकर बीजेपी के साथ गई हैं, माफ कीजिएगा प्रशांत किशोर के साथ गई हैं। तो सबके वोट बैंक में सेंध लगाई है पीके ने और उन्होंने अपना एक वोट बैंक तैयार किया है। एक ऐसा वोट बैंक जो जाति को देखकर वोट नहीं कर रहा, धर्म को देखकर वोट नहीं कर रहा, वो सिर्फ और सिर्फ पीके की उन बातों पर भरोसा कर रहा है कि शिक्षा स्वास्थ्य भी चुनाव का मुद्दा होता है और इसी वजह से उसने पीके को वोट दिया है। सबको नुकसान होने वाला है। मैं भविष्य में बता रहा हूं, युवा
जो केएसपी यादव में अपना भविष्य देखता था वो पीके के साथ जाएगा, क्योंकि उसे लगेगा कि पीके ज्यादा अच्छी और साफ गोई से बात रखते हैं। नीट वाले मसले पर पीके सड़क पर दिख रहे थे, तो उसे पीके में उम्मीद नजर आएगी। महिलाएं, उनको लगता है कि पीके ही उनके स्वरोजगार की ज्यादा चिंता करेंगे, उनके उत्थान की बातें करेंगे। एक बड़ा वर्ग है जो इस वक्त जिसको लग रहा है कि अभी जंगल राज जैसी स्थिति फिर से आ रही है। अभी बीते 15 दिनों में 2 बड़ी हत्याएं हुई हैं बिहार में, तो लोगों को पुलिस कार्रवाई से भी बहुत ज्यादा गुस्सा है। सबको पता है कि किस तरह से बिलोटी गांव में जो हत्याकांड हुआ था या इनकाउंटर हुआ था भरत तिवारी का, उसको लेकर भी एक गुस्सा है। सवर्णों को भी लग रहा है कि नहीं, बहुत हुआ, खासकर ब्राह्मण मतदाताओं। उनको प्रशांत किशोर में, खुद प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, तो उनको भी अपना एक नेता दिख रहा है। भले ही जात में उसका बहुत कम रोल हो, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर में उन्हें अपना भविष्य दिख रहा है। तो सबके वोट बैंक खेल रहे हैं, सबका आधार डगमगा रहा है, और इसका बहुत दीर्घकालिक असर देखने को आपको मिलेगा। 2029 में लोकसभा चुनाव होंगे, 2030 में बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। तब तक अगर पीके डटे रहते हैं, ये वाला बांकीपुर वाला अगर पूरा वो समीकरण पूरे राज्य में बिठा ले जाते हैं, तो 2030 का बिहार विधानसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना, बहुत दिलचस्प होगा देखना। बिल्कुल वैभव, एक और जो युवा कह लीजिए या फिर बिहार की जनता इंतजार कर रही थी, बिहार विधानसभा को लेकर आप कैसे देख पा रहे हैं आप, क्योंकि विधायक के रूप में पहली बार प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा पहुंचने वाले हैं, तो वहां की तस्वीर कितनी बदलने वाली है, और सचमुच जिन मुद्दों को लेकर जमीन पर बात करते नजर आए थे प्रशांत किशोर, कितनी उम्मीद देख पा रहे हैं कि वो सदन में भी नजर आएगा? बिल्कुल, बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा बिहार विधानसभा में भी। देखिए, एक नेता, एक शिक्षित नेता, एक तार्किक नेता, भले ही उसके पास उसकी पार्टी का सिर्फ एक विधायक हो, वो पूरा सदन हिला सकता है, वो सबसे ज्यादा चर्चा में सुर्खियां बटोर सकता है। लोकसभा में हम देखते हैं एआईएमआईएम के पास कितने सांसद हैं। असदुद्दीन ओवैसी खुद इकलौते सांसद हैं। 2019 में औरंगाबाद से इम्तियाज जलील जीते थे, लेकिन 24 में फिर से वो हार गए। इकलौते ओवैसी पूरी लाइमलाइट बटोर ले जाते हैं, किसी भी मुद्दे पर लोकसभा में बहस होती है, वो तार्किक ढंग से अपनी बात रखते हैं और मीडिया में लगातार इंटरव्यू देते हैं। उसका असर आप पूरे देश में देखते हैं, लोग उन्हें सुनना पसंद करते हैं। ठीक यही बिहार में भी होगा। भले ही जनसुराज के इकलौते विधायक के रूप में प्रशांत किशोर विधानसभा में मौजूद रहेंगे, लेकिन जब पीके बोलने के लिए उठेंगे, किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे, तो पूरा बिहार उनको सुनेगा। और वो बाकी अन्य नेताओं की तुलना में ज्यादा तार्किक हैं, ज्यादा एक तरीके से साफ गोई से अपनी बात रखते हैं, और अलग एक उनका अपना अंदाज है। तो कुल मिलाकर बिहार विधानसभा में वो सुर्खियां बटोरने वाले हैं। मीडिया के चहेते वो पहले से भी हैं, दिल्ली मीडिया के भी, पटना वाली मीडिया के भी। तो पीके असर डालेंगे विधानसभा में। पीके जब सवाल पूछेंगे सीधे सम्राट चौधरी के सामने बैठकर विधानसभा में, तब सम्राट चौधरी को जवाब देना पड़ेगा। आपको एक बात और बता दें, विधानसभा में खासकर सदन में जब आप कोई बात रखते हैं, तो वो कानून से परे होता है। वहां पर अगर आप कोई बात रखते हैं, तो उसका बाद में बाहर जाकर आप मानहानि का केस नहीं कर सकते हैं। बहुत छूट मिलती है सदन में बात रखने को लेकर। दिल्ली में लगातार दिखते थे, अरविंद केजरीवाल कुछ भी बोलना होता था तो सदन बुला लेते थे, दिल्ली विधानसभा का सत्र बुला लेते थे, और उसमें मोदी जी को, अमित शाह जी को खूब कोसते थे, क्योंकि उनको पता था कि उनको सदन की सुरक्षा प्राप्त है, बाहर जाने पर उनके खिलाफ कोई केस नहीं होने वाला। तो ऐसा काम बिहार में पीके करने वाले हैं। जी बाबा, आपके पास फिर आएंगे, लौटेंगे, समझेंगे और भी नहीं कितना प्रभावित करने वाले हैं पीके का पहला रिएक्शन आ गया है इस जीत के बाद। जीत अभी डिक्लेयर नहीं हुई, लेकिन हालात नजर आ रहे हैं, लगभग ये जीत तय है। 15,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। सिन्हा जो कि बीजेपी प्रत्याशी हैं, उनको बड़ी धूल चढ़ाते से नजर आ रहे हैं। सुनते हैं प्रशांत किशोर क्या बोल रहे हैं फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। ठीक है, दोबारा लौटने की कोशिश करेंगे अपनी टीम के पास फर्स्ट रिएक्शन के लिए प्रशांत किशोर के। तो वैभव, आपने आरजेडी का भी जिक्र किया कि किस तरह से तमाम दूसरे विपक्षी दलों, दूसरी पार्टीज के वोट बैंक में भी सेंध लगाई है प्रशांत किशोर ने। आरजेडी के भविष्य को लेकर आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि तमाम ऐसे चुनाव आ रहे हैं और एक के बाद एक हार ही मिलती नजर आ रही है। रेखा गुप्ता, अगर हम वोटों की बात करें तो काफी पिछड़ती नजर आ रही हैं, 12,000 के आसपास इन्हें वोट मिले हैं, और अगर आप जीत वाले प्रत्याशी की ओर नजर डालेंगे यानी कि प्रशांत किशोर की तरफ, तो वो 60,000 के आसपास आपको नजर आएंगे। आरजेडी के भविष्य को कैसे देख रहे हैं, बिहार की राजनीति को लेकर? क्या अब लगभग पतन की ओर चल ये गाड़ी राष्ट्रीय जनता दल की? देखिए, पतन की ओर बढ़ पड़ी है, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। आरजेडी का वोट बैंक हमेशा से ही एनओआई समीकरण पर टिका रहा है। मुस्लिम और यादव गठजोड़ लालू यादव ने बनाया था कि वो अभी भी एक मजबूत
गठजोड़ है, लेकिन सेंधमारी उसमें हो रही है। जैसा कि मैंने कहा कि आरजेडी के भी जो वोटर है उन्हें भी लग रहा है कि तेजस्वी यादव को बहुत मौके मिल चुके, बहुत ज्यादा ही मौके मिल चुके। आप देखिए तेजस्वी यादव 2015 में पहली बार उप मुख्यमंत्री बनते हैं, युवा थे, राघोपुर से विधायक चुने गए थे। 2015 का चुनाव प्रशांत किशोर ने लड़ा था, महागठबंधन का चुनाव था, उसमें लालू भी काफी सक्रिय थे, नीतीश कुमार खुद थे, तो उसमें उनका बड़ा रोल नहीं था। 2015 के बाद अब गिनती करते जाइए, 2019 का लोकसभा चुनाव होता है, आरजेडी कोई कमाल नहीं दिखा पाती, पूरी तरह से तेजस्वी यादव चुनाव में सक्रिय थे, सबसे बड़ा चेहरा थे। 2020 में बिहार में विधानसभा चुनाव होता है, खूब मेहनत करते हैं, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनती है, लेकिन क्या इतना अच्छा प्रदर्शन कर ले जाती है महागठबंधन के तौर पर कि वो सरकार बना ले जाए? जी नहीं। इसके बाद फिर 2024 में आते हैं। 2024 में आपको याद रखना होगा बिहार यूपी सटा हुआ है। 2024 में यूपी में समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत जाती है, लेकिन बिहार में राजद वैसा प्रदर्शन नहीं कर पाती। बिहार में या तो आरजेडी के पक्ष में लामबंद होते हैं, जैसा कि यूपी में समाजवादी पार्टी के पक्ष में होते हैं। तो जो कमाल सपा करके दिखा ली गई वो आरजेडी क्यों नहीं कर पाई? तो कहीं ना कहीं तो गलतियां कर रही है आरजेडी और तेजस्वी यादव। 2025 का फिर होता है विधानसभा चुनाव, मुश्किल से 25 सीटें भी नहीं पार कर पाई आरजेडी। तो आरजेडी के हाथ से अब चीजें निकल कर जा रही है। लोग थक चुके हैं कि कितने मौके दें, 4-5 मौके आपको मिल चुके हैं। आप चुनाव से 1.5-2 महीने पहले सक्रिय होते हो, टिकट बांटते हो, प्रचार करते हो, चुनाव खत्म हो आप निकल जाते हो, मुद्दों पर जमीन पर संघर्ष करते हुए आप नहीं दिखते हो। तो लोगों को समझ में आ रहा है, उन्हें भी अब नया विकल्प दिख रहा है। तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी बज चुकी है। अगर उनकी जो टीम के लोग होंगे, जो उनके सलाहकार होंगे, वो अब उनको अगर सही से समझाएंगे कि आपका गठबंधन भी टूट सकता है। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से पीके के साथ जाने के बारे में विचार कर सकती है। बिहार गांधी परिवार का पीके के साथ पुराना संबंध है। वो 2021-22 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होने ही वाले थे, लेकिन जो पद मांग रहे थे वो पद उनको सोनिया गांधी ने देने से इनकार कर दिया था, नहीं तो कांग्रेस में हो जाती। तो पीके और कांग्रेस में पहले से ही एक संबंध है और उसका असर बिहार में भी देखने को मिल सकता है। बहुत सारे नेता हैं, मैं आपको गिना सकता हूं नाम, संजय झा हो गए, बिहार में कई सारे ऐसे नाम हैं। कन्हैया कुमार के बारे में भी कहा जाता है कि अंदर खाने उनसे भी पीके की बहुत अच्छी बनती है, पीके सार्वजनिक रूप से तारीफ कर चुके हैं। तो कांग्रेस के कई सारे नेता ऐसा कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे चुनाव आरजेडी के साथ लड़ लिए, क्या हम रोक पाए नीतीश कुमार को, क्या हम रोक पाए एनडीए को? अब पीके के साथ चलते हैं। पीके ने जिस तरह बांकीपुर में बीजेपी को हराया है, क्या पता पूरे बिहार में बीजेपी को हरा दे। तो आरजेडी को बहुत ज्यादा ही सतर्क होने की अब जरूरत है। उसके मुस्लिम मतदाताओं में भी सेंधमारी हो रही है। मुस्लिम मतदाताओं को पीके से कोई दिक्कत नहीं है। पीके को उनमें एक सेकुलर नेता दिखाई पड़ता है। पीके ने सीएनआरसी के मुद्दे पर ही जेडीयू छोड़ी थी। उस वक्त उनके तमाम इंटरव्यूज आप देख लीजिए 2019-20 के दौरान। वो बहुत ही अपने मूल्यों को लेकर, अपने विचारों को लेकर, अपनी विचारधारा को लेकर अडिग रहने वाले इंसान हैं। जल स्वराज के झंडे में आपको गांधी दिखेंगे, अंबेडकर दिखेंगे। तो पीके हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति से दूर रहते हैं और इसकी वजह से मुस्लिम उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। पीके के ही उम्मीदवार थे सीमांचल में, कितना वोट उनको मिला था सबको पता है। तो मुस्लिम भी खिसक सकते हैं आरजेडी के साथ। बंधुआगिरी वाली बात अब खत्म होगी बिहार में, जो लंबे अरसे तक रही। बिल्कुल। तो प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो कि सबसे ज्यादा अब आपको चर्चा में नजर आने वाला है। बांकीपुर की इस सीट उपचुनाव के आपको नतीजे, फाइनल नतीजे जल्द नजर आने वाले हैं, लेकिन तस्वीर लगभग तय है। प्रशांत किशोर भारी मतों से बांकीपुर की इस सीट को जीत चुके हैं। और कौन है ये शख्सियत, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। रणनीतिकार से उम्मीदवार बने प्रशांत किशोर 2025 के अगर आप विधानसभा चुनावों पर बिहार की नजर डालेंगे तो खाता भी नहीं खुला था। उस वक्त प्रशांत किशोर ने पहले ही कहा था कि या तो अर्श पर या फर्श पर, तो उस वक्त तो फर्श पर नजर आए थे, लेकिन बांकीपुर ने तय कर दिया है कि अभी इनका आसमान बाकी है, काफी ऊंचाई भरनी बाकी है। 20 मार्च 1977 को रोहतास के बिहार में जन्मे थे। 49 वर्ष की आयु में अब पहली बार विधायक बनते नजर आएंगे, आपको बिहार विधानसभा पहुंचते नजर आएंगे। शिक्षा की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट पब्लिक हेल्थ में प्रशांत किशोर ने किया था। राजनीतिक करियर सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है क्योंकि हम चुनावी रणनीतिकार के रूप में इनको जानते हैं। चुनावी रणनीतिकार हैं तो जाहिर तौर पर कई पार्टीज, कई बड़े चेहरे, दिग्गज नेताओं के साथ काम किया होगा। 2014 में लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी के प्रमुख रणनीतिकार रहे, यहां से इनको अच्छी पहचान मिली।
2015 से 21 के बीच नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एम.के. स्टालिन समेत कई नेताओं के लिए चुनावी रणनीति बना चुके हैं प्रशांत किशोर। और 2022 में 22 आते आते इन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया। बिहार में जनसुराज की यात्रा शुरू होती है। 2024 में जनसुराज पार्टी का गठन होता है आधिकारिक रूप से। 2025 में विधानसभा चुनाव में उतरते हैं। बिहार की 243 में से 238 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, लेकिन खुद यहां पर इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था और परिणाम में एक भी सीट नहीं जीत पाए थे, लेकिन वोट शेयर 3.44% था। उसके बाद मौका मिला नितिन नवीन जब राज्यसभा पहुंचे तो ये सीट खाली हुई। बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं और अब जीत की दहलीज पर खड़े नजर आ रहे हैं। आपको थोड़ी देर में फिर प्रशांत किशोर का वो रिएक्शन सुनाएंगे जीत के बाद बिहार की जनता से क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। और जाहिर तौर पर जश्न का माहौल आपको पूरे बिहार में नजर आएगा। और मुख्यमंत्री को लेकर मैं उनकी टिप्पणी पर नजर डाल के आपको बता दूं, अच्छे व्यक्ति को आप मुख्यमंत्री नियुक्त करें, यह आपकी जिम्मेदारी है। इस बात का जिक्र किया है प्रशांत किशोर ने। जाहिर तौर पर अगर आप सदन में पहुंच रहे हैं तो सीधे टकराव देखने को मिलेगा। जैसा कि वैभव ने भी आपको बताया कि एक पढ़ा लिखा नेता, एक तार्किक नेता जब सदन में पहुंचता है तो बात होती है मुद्दों पर, बात होगी विकास पर। देखना दिलचस्प होगा प्रशांत किशोर कितनी उम्मीदों पर खड़े उतर पाते हैं बिहार की जनता पर और बांकीपुर की जनता पर। प्रशांत किशोर आखिर क्या बोल रहे हैं इस वोट प्रतिशत को देखकर और इस बम्पर जीत की तरफ बढ़ती जनसुराज पार्टी को लेकर, सुन लेते हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर, परिवार, समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा।
हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज़ दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, उससे कोई फर्क नहीं है। बांकीपुर की तो मेरे विधायक बनने से बांकीपुर 2-3 महीनों में या कुछ दिनों में बेंगलुरु नहीं बन जाएगा, जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर का ये कहना है। और कहना है चुनाव में जीत देखते हुए तुरंत बाद ये बयान आया है। देखना दिलचस्प होगा कि बांकीपुर किस तरह से अब आने वाले दिनों में विकास की राह पर चलेगा, प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ ही जो एक टिप्पणी की है प्रशांत किशोर ने कि 30 साल का गढ़ 30 दिन में ढह गया है, हमने ढहा दिया है। वैभव, आखिरी प्रश्न के लिए आऊंगा आपके पास, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये इसलिए क्योंकि समझना चाहती है बिहार की जनता, और बीजेपी समर्थक भी समझना चाहते हैं, आखिर बीजेपी से क्या वो 3 गलतियां हो गई जिसने 30 साल पुराना गढ़ छिनवा दिया। और पीके को लेकर आपने तमाम बातें रखी, मैं चाहूंगा संक्षिप्त में आप हमें वो भी बता दें कि पीके की वो 3 बड़े मास्टर स्ट्रोक जिसने बांकीपुर जितवाया। देखिए, बीजेपी की 3 बड़ी गलतियों की बात करें तो सबसे बड़ी गलती उनकी उम्मीदवार चयन। पहले अक्षय कुमार बंटी को उम्मीदवार बनाना, फिर उनका बहुत ही जोर शोर से भव्य तरीके से पर्चा दाखिल करवाना, फिर उनका पर्चा वापस लेना, फिर नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाना। नीरज कुमार सिन्हा अक्षय कुमार बंटी की तुलना में अगर उनका व्यक्तित्व आप देखेंगे तो वो कहीं नहीं ठहरते थे प्रशांत किशोर के सामने। तो पहला उम्मीदवार का चयन गलत। दूसरा, अति आत्मविश्वास बीजेपी के साथ जो था कि हम यहाँ पर जीतते आ रहे हैं, जीत लेंगे आसानी से, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उनको ऐसा लगता था, पेपर पर तो यही दिख रहा था कि बीजेपी आसानी से जीत जाएगी, कास्ट मतदाता ठीक ठाक है, शहरी मतदाता है, अपर कास्ट वोटरों की संख्या ठीक ठाक है, आराम से सीट बीजेपी की है, बीजेपी की ही रहेगी। तो आत्मविश्वास ये भारी पड़ा है। और तीसरी बड़ी गलती की बात करूं तो वो गलती हुई है नितिन नवीन से। आप भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख हैं, आपके परिवार के पास ये सीट पिछले 30 सालों से थी। कम से कम थोड़ा बहुत तो काम कर लेते, आधार मजबूत कर लेते, कुछ ऐसा कर लेते जिसको दिखाकर आप वोट मांग पाते। अगर आप सड़कों की स्थिति नहीं ठीक कर पाए, विद्यालयों के स्कूल की जो इमारतें हैं उसको मरम्मत नहीं करवा पा रहे, आप नाली गलियां सब गंदी पड़ी हुई हैं, तो आपने 30 साल में किया क्या है? आप 30 साल में कुछ ठोस काम करते तो आज बीजेपी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो तीसरी गलती तो ये थी कि आपके पास 30 साल विधायकी थी, विधायक का फंड था, लगभग समय आपकी सरकार भी थी, 2005 तक छोड़ दे उसके बाद, तो आप कुछ काम करते तो उस काम के आधार पर आप इस चुनाव में वोट मांग सकते थे, आपको पुराने समीकरणों के भरोसे नहीं रहना पड़ता। तो ये हो गई बीजेपी की 3 गलतियां। जी। अब आते हैं पीके के पक्ष में 3 कौन सी बड़ी बातें गई। देखिए, पीके के पक्ष में सबसे बड़ी बात गई टाइमिंग। पीके ने 1 मिनट भी इस बात को सोचे में नहीं लगाया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया नितिन नवीन को, तभी पीके की टीम ने फैसला कर लिया था कि उपचुनाव होगा और उपचुनाव में पीके ही लड़ेंगे। तो पीके ने 2025 वाली गलती नहीं की, उन्होंने तुरंत ये फैसला किया। वो चाहते तो किसी और उम्मीदवार को उतार सकते थे, उनकी पार्टी में बहुत सारे उम्मीदवार हैं, या किसी और सामाजिक इंसान को लाकर रख देते, कोई डॉक्टर जैसे, कोई इंजीनियर जैसे उन्होंने 2025 में किया था, किसी को उम्मीदवार बना देते, उसके पीछे खुद खूब मेहनत करते। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं खुद लड़ूंगा।
तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने ये चैलेंज स्वीकार किया, ये चुनौती स्वीकार की कि मैं बीजेपी के गढ़ में जाकर बीजेपी को चुनौती दूंगा। उनकी पहली बात जो उनके पक्ष में गई, लोगों को लगा कि देखो ये होता है नेता। जहां बीजेपी 30 सालों से नहीं हारी, वहां आके पीके अपना पहला चुनाव लड़ रहे हैं। उनको कितना बड़ा इससे नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर वो हार जाए तो। पीके ने जोखिम उठाया, पहली बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात, पीके ने बीजेपी को बीजेपी के जाल में फंसाया। बीजेपी अपने आप को बूथ वाली पार्टी मानती है। पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, मंडल अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष, तमाम अध्यक्षों की जो फौज होती है, लाखों कार्यकर्ता जो होते हैं, उसको पीके ने बहुत अच्छे से भुनाया है। हर बूथ पर कड़ी टक्कर दी है पीके ने। सिर्फ 30 दिन का समय था पीके के पास। पीके ने खुद ही कहा है, उपचुनाव की घोषणा और मतदान होने तक का अगर आप समय देखेंगे तो एक मुश्किल से 1 महीना ही था। उस 1 महीने में ऐसी सीट जहां पर आपके 2025 में सिर्फ 7,000 वोट मिले थे, वहां पर हर बूथ पर बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत आधार बनाना, अपना लोगों को तैयार करना, वहां पर उनके खिलाफ लोगों को खड़ा करना, ये बहुत मुश्किल काम होता है। आप मतदान के दिन देखिए 30 जुलाई को आपको जहां जहां झड़प देखने को मिली, वहां पर आपको बराबरी की टक्कर देते हुए जनसुराज का कार्यकर्ता दिखा था। ये पहली बार ऐसा हुआ था। पटना के लोग कह रहे थे, पत्रकार ये लोग कह रहे थे कि बीजेपी के लोग पहली बार इतने व्याकुल हुए हैं, बीजेपी के लोग पहली बार इतने घबराए हुए थे, इतने ज्यादा उग्र हो रहे थे वो। तो पीके ने बहुत अच्छे से इस चीज को भुनाया। उन्होंने हर बूथ पर बीजेपी को बीजेपी की रणनीति से ही मात दी। और तीसरी बड़ी बात जो पीके के पक्ष में गई है, वो है पीके ने पुलिस की कार्रवाई को भी अपने पक्ष में भुना लिया। पहली बार ऐसा बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों में हुआ था। जब तक नीतीश कुमार सीएम थे, तब तक पुलिस का इतना राजनीतिक प्रयोग नहीं देखा गया था कि पुलिस मतगणना वाले दिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी खास पार्टी को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कभी नहीं देखा गया था। इस चुनाव में ऐसा देखा गया है। सीधे तौर पर जिला पुलिस के जो प्रमुख हैं, उनके ऊपर आरोप लगे, स्थानीय स्तर पर पुलिस के जो लोग हैं, उन पर आरोप लगे कि वो या तो कहीं पर मतगणना को मतदान को धीमा करवाने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर बीजेपी के वोटर नहीं है, या फिर जनसुराज के कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है बड़ी संख्या में। वैसे कार्यकर्ता जिनके पास खुद का 50-60 वोट है, उनको डिटेन किया जा रहा था पुलिस के द्वारा, नजरबंद किया जा रहा था, उठाकर कहीं और लेके जाया जा रहा था गाड़ी में बिठाकर। वो सब पुलिस ने किया। पीके ने बहुत मजबूती से, बहुत चतुराई से इन सभी चीजों का सामना किया। तो उन्होंने बीजेपी की सम्राट चौधरी वाली सरकार वाली पुलिस का जिस तरह सामना किया, उनका वीडियो भी वायरल हुआ था। जैसे वो थाना अध्यक्ष के सामने बैठकर बातें कर रहे थे, वो वीडियो भी काफी वायरल हुआ था। ये सब पीके के पक्ष में गया है। तो ये 3 बातें मेरे हिसाब से, मेरे आकलन के हिसाब से जाहिर तौर पर जमीनी मेहनत नजर आई प्रशांत किशोर की ओर से। 30 दिन का वक्त, जो कि उन्होंने अपने फर्स्ट रिएक्शन में, पहले बयान में बताने की कोशिश की कि 30 साल का गढ़ मैंने 30 साल में कैसे खत्म कर दिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.